हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम राम पुनियानी जी से मिल रहे हैं। राम पुनियानी जी बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, मेडिकल बैकग्राउंड से शुरुआत, और अब सेकुलरिज्म के लिए खास तौर पर वो हमेशा हमेशा हर वक्त, जिसे कहते हैं ना, एक टांग पर खड़े रहते हैं। यानी मुल्क भर में जहां भी उनकी जरूरत होती है वो वहां जाते हैं और सेकुलर जो अक़दार हैं, वैल्यूज हैं, उसको मजबूत करने की बात करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, उसको कहा गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उसके साथ साथ जो मोदी जी ने कहा वो ये कि ये 22 जनवरी कोई कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि नए काल चक्र की शुरुआत है। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग नई दिल्ली में हुई और उसमें जो स्टेटमेंट पढ़ा गया उसमें यह कहा गया, मोदी जी को मुबारकबाद दी और यह कहा कि 1947 में मुल्क की का शरीर, जिस्म आजाद हुआ था, अब 22 जनवरी को राम मंदिर के साथ साथ देश की आत्मा यानी रूह भी आजाद हो गई। क्या वाकई रूह आजाद हुई है? क्या एक बड़ी आबादी डर करके नहीं बैठी हुई? क्या इसी देश की परिकल्पना की थी आजादी के लिए जो लड़ने वाले थे, मतवाले थे? इस सब पर बात करने के लिए हम राम पुनियानी जी से हम ये सवाल इसलिए करेंगे कि आपने अभी एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा गया है कि रेस्टोरिंग इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया इन द टाइम्स ऑफ सेक्टेरियन नेशनलिज्म। यानी सेक्टेरियन नेशनलिज्म जो है, ऐसे वक्त में इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया को जिंदा करना, ये कितना बड़ा काम है। तो राम पुनियानी जी, ये दो नजरिए हैं। किस तरफ जाएगा देश, क्या होगा? एक दूसरी यात्रा भी शुरू की है राहुल गांधी ने। अब देश किस तरफ, मोदी जी जिस तरफ ले जा रहे हैं या राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? आप जैसे लोग एक आइडियोलॉग की हैसियत रखते हैं, आइडियाज देते हैं, लोगों को बताते हैं, रास्ता बताते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज देश एक मुहाने पे खड़ा है, एक दोराहे पे खड़ा है और आगे आने वाले चुनावों का उसमें बहुत बड़ा महत्व है। अगर जो राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से किया, कि जहाँ हम बात करते हैं समाज के लोगों की मुद्दे की, समाज के प्रेम मोहब्बत की और उन मूल्यों की जो भारतीय संविधान में दिए हैं। और ये एक चीज़ है जो लोगों की गरीबी, भुखमरी, बेकारी ये मुद्दों को भी साथ में लेके चलती है। और दूसरी तरफ वो राजनीति है जो राम मंदिर के चारों तरफ घूम रही है। पिछले 30 साल से पहले इसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, बाबरी मस्जिद के तोड़ने के पहले यात्रा निकली, उसमें 1900 लोग मारे गए। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद दंगे हुए, उसमें 2000 के करीब लोग मारे गए। और बीच-बीच में जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम हुआ, वो एक बहुत तेज़ी से बढ़ा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के साथ-साथ मुसलमानों के खिलाफ कई इंसिडेंट्स छोटे-मोटे इधर-उधर देखने को मिल रहे हैं। बम्बई में मिला है, हैदराबाद में एक जगह देखने को मिला है। तो ये जो काल चक्र कह रहे हैं, काल चक्र से शायद उनका मतलब है कि अब यहाँ मुसलमानों की आवाज़ का कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ संविधान के मूल्यों की आवाज़ का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ बराबरी और इक्वालिटी, बराबर जो हमारे संविधान के मूल्य हैं मुख्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उनकी कोई जगह नहीं है। और उसमें जो मूल्य हिंदू राष्ट्र को गाइड कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मनुस्मृति के मूल्य, उनको पूरी तौर से प्रस्थापित किया जाएगा, ये उनका मतलब है। और दूसरा, जहाँ तक आपने सवाल उठाया कि देश किस तरफ जाएगा। अब ये बात तो मैं मानता हूँ कि जो धर्म के नाम पे जिन्होंने सियासत की है पिछले 30-40 सालों में, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। और अगर आगे आने वाले चुनाव में उनको हराया जा सके, तो निश्चित रूप से हम वापसी कर सकते हैं। जैसा आपने उल्लेख किया, आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू थे, भगत सिंह, अंबेडकर, इन्होंने जिन बातों को सामने रखा, वो एक्चुअली वास्तव में
वो भारत की रूह की बात को उन्होंने सामने रखा। भारत की रूह में क्या है कि आप सभी धर्मों का आदर करें, आप बराबरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करें, आप जो आधुनिक इंडस्ट्रीज हैं, आधुनिक तरीके हैं, उनके हिसाब से लोगों को नौकरियां दें और जो खेती का सवाल है उसको हल करें। तो मेरे ख्याल से भारत की रूह वो है जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान बनी थी। तो अगर 2024 के चुनाव में नतीजे उचित आते हैं, तो फिर हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि जो भारत की रूह आज़ादी के आंदोलन में बनी थी, क्योंकि समाज बदलता रहता है। बादशाहतों में अलग बात थी, बादशाहतों में कुछ अलग सिद्धांत थे और आज़ादी के आंदोलन के दौरान अलग प्रकार के सिद्धांत निकले और वही सिद्धांत हमारे संविधान में हैं। उसी सिद्धांतों पर देश पहले 30, 40, 50 साल चला। अब जो उल्टी दिशा में जा रहा है, जहाँ केवल मज़हब के नाम पे, उन्माद के नाम पे, एक आइडेंटिटी इश्यूज़ के नाम पे लोगों में बँटवारा किया गया है, अल्पसंख्यकों को डराया गया है और समाज के कमज़ोर तबके, दलित, महिला, मज़दूर, आदिवासी, इनको कॉर्नर में ढकेला गया है। ये चीज़ों का फिर से हम रिवर्स करके, इसको उल्टा करके वो रास्ते पे आ सकते हैं जो आज़ादी के बाद देश ने चुना था। तो इसलिए आपकी बात सही है, दोनों बातें हैं कि भारत की रूह मुझे लगता है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा जन्म हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमने रास्ता तय किया। और जहाँ तक सवाल है कि भई अभी नए युग की शुरुआत है, तो अब नया युग कौन-सा होगा? क्या ये राम मंदिर के आधार पे चलने वाला होगा या भारतीय संविधान के आधार पे चलने वाला होगा? ये तो आगे आने वाले चुनाव हमको बताएँगे। अच्छा, आपने बहुत ही अहम बात ये कही कि आने वाले चुनाव पर ही डिपेंड करेगा कि देश किस तरफ जाएगा। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, हुँ। क्या देश की रूह को एक तरह से बदलने का काम नहीं हुआ? क्या लोग उसी तरह से सोचने लगे, बड़ी तादाद उसी तरह से सोचने लगे, या अगर नहीं भी सोचे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, खामोश होकर के, डर करके, सहम करके? क्या आपको लगता है कि क्या वो रूह जो है वो एक तरह से बदली जा रही है? उसका जो कैरेक्टर था, सब सब धर्मों का प्रचार, सब धर्मों का एहतराम, क्या वो बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा? देखिए, अब ये तो वक़्त ही बताएगा, और जहाँ तक भारत की रूह क्या है, भारत की आत्मा क्या है, वो बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की आत्मा वो है, जब आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्म के लोगों ने, स्त्री-पुरुष ने और सभी जातियों के लोगों ने, सभी भाषाओं के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया। देखिए, फर्स्ट ये ऑटोमेटिक नहीं आया। पहले बादशाहतें थी और जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया नेशन इन द मेकिंग, तो हम राष्ट्र बने और हाँ। वही हमारी रूह थी। और इसी रूह को, जैसे मैंने बताया, दर्शाने के लिए भारतीय संविधान बना। और ये जो दूसरी ये बात कर रहे हैं भाजपा, मोदी, आरएसएस, इनके लिए रूह भारतीय संविधान नहीं है। इनके लिए रूह जो है, इनकी जो आत्मा है, वो बसती है मनुस्मृति में, वो बसती है धर्म के नाम के सियासत में, वो बसती है धर्म के नाम पे लोगों में बँटवारा करने में, वो बसती है पुराने मनुस्मृति के मूल्यों को फिर से बहाल करने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो मनुस्मृति के रास्ते पे हम जाएँगे या भारतीय संविधान के रास्ते पर चलेंगे और उसको मजबूत करेंगे। तो इसलिए भारत की आत्मा कहाँ है? ये अपना-अपना सवाल है। मेरे लिए बहुत क्लियर है कि भारत की आत्मा भारतीय संविधान में है, भारत की आत्मा सब धर्मों के मेल-जोल में है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, उसमें देश के जो बड़े जाने-माने पंडित, जो धर्म गुरु हो सकते हैं, वो दूर रहे, वो नाराज रहे। और मनुस्मृति में पंडितों को, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा देने की बात कही जाती है। तो जी। ये आरएसएस का जो मनुस्मृति का नजरिया है वो, और मोदी जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, क्या ये दोनों मेल खाते हैं एक से? देखिए, जहाँ तक ये जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसके जो उसूल हैं,
उसके बारे में तो 5 शंकराचार्य लोगों ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो असूल के हिसाब से नहीं हो रहा। तो अभी जो है राज सत्ता यानी मोदी अपने कंट्रोल में राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों को लाना चाहते हैं। अब आप देखिए, बादशाहतों के दौर में एक राज सत्ता होती थी और दूसरी धर्म सत्ता होती थी। तो राजा और धर्म सत्ता मिलके राज करते थे, समाज पे शासन करते थे। अभी मोदी की कोशिश ये है कि धर्म सत्ता को भी राज सत्ता के दायरे में ले आना। इसीलिए कई शंकराचार्य विरोध करते रहे, पर उनके विरोध में कोई शक्ति, मतलब क्योंकि राजनीतिक ताकत तो उनके पास है नहीं। और जिनके पास राजनीतिक ताकत है वो जानते हैं कि अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके हम इन लोगों की बात को दबा सकते हैं। प्रोपेगेंडा है, मीडिया है, पूरे उद्योगपति इनके साथ हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, और जो नामी-गिरामी हस्तियाँ अटेंड करने गई, उन्हें भी पता है कि उनका आर्थिक फ़ायदा उनका इसी साइड में है, इसीलिए उन्होंने भी इसको प्रतिष्ठा दी, इसको एक लेजिटिमेसी दी। तो ये सवाल है कि धर्म सत्ता जो एक अलग चीज़ है, जो शंकराचार्यों के माध्यम से है। मुस्लिम कंट्रीज़ में ये मौलानाज़ के इसमें रहती है, क्रिश्चियन कंट्रीज़ में पोप और बिशप्स के माध्यम से रहती है। यहाँ जो हिंदू धर्म की धर्म सत्ता है, उसको भी राज सत्ता के अधीन करने की कोशिश इसमें हुई है। इसीलिए जो भी बात मोदी ने प्लान की, वो सब चीज़ें उसी प्रकार से हुई। यानी मनुस्मृति धरी की धरी रह गई मोदी जी के अपने तानाशाही मिजाज की वजह से। जी, तो जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आ गया राज सत्ता और धर्म सत्ता पर। मुसलमानों का एक मुल्क है सऊदी अरब, और वहां जब ये सऊदी के नाम से, एक फैमिली के नाम से ये मुल्क खड़ा हुआ, तो इन्होंने दोनों ने, अब्दुल वहाब और सऊद फैमिली, इन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि धर्म आप चलाओ और सरकार हम चलाएंगे। वहां भी हुँ, उन्होंने अलग ही अलग रखा है। तो यहां मोदी जी ये इस किस्म का नया कॉम्बिनेशन जो लाएंगे, तो ये आखिर क्या होगा? कैबिनेट जो है वो, जब कैबिनेट मीटिंग होगी तो यहां पहले श्लोक पढ़े जाएंगे, या क्या क्या तरीका होगा? चूंकि अब से पहले तो किसी भी इनॉग्रेशन पर नारियल तोड़ने पर भी बहुत लोग ऐतराज करते थे, पुलिस थानों के अंदर मंदिर होने पर भी ऐतराज करते थे। तो लेकिन अब क्या कुछ इससे ज्यादा और क्या देखना है? देखिए, इससे ज़्यादा क्या देखना है, उसकी तो कोई सीमा है नहीं। अगर ये सत्ता ऐसे ही चलती रही तो हर जगह, जैसे अभी कह रहे हैं कि स्कूलों में योगा कंपल्सरी करो, गीता कंपल्सरी करो, रामायण महाभारत को इतिहास के रूप में पढ़ाओ, फिर क्या-क्या नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा, हो सकता है कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत मोदी जी मंत्र पढ़ के करेंगे। क्या, खैर ये तो सोचने की बात है। और ये सबको एक डिग्निटी, एक इज़्ज़त के आधार पे देखेंगे। अरे ये तो हम अपने उसूलों पे चल रहे हैं, हमारे पुरानी चीज़ों के आधार पे चल रहे हैं। जबकि पुराने समय में भी धर्म सत्ता अलग थी, राज सत्ता अलग थी, और यहाँ एक राज सत्ता ऐसी आ रही है जो धर्म सत्ता को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और तो सऊद का तो खैर, सऊद और ये उनके जो भी हुआ हो, वहाब का, यहाँ तो जो धर्म सत्ता के लोग हैं, वो हैं तो सही, पर उनका पावर इतना नहीं है कि वो खड़े होकर, जैसे शंकराचार्य ने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। कोई और देश होता तो उनकी बात चल जाती, और यहाँ इन्होंने उसपे भी कहा कि भाई तुम चुप रहो, हम बाकी 3 शंकराचार्यों को अपनी तरफ खड़ा करते हैं। और ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी तो इनके एक बड़े हथियार में ईडी, आईटी ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो उसके कारण भी लोग क कब बोलें, कब चुप रहें, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है, उसका भी एक नियंत्रण लोग करते हैं। मंदिरों पर, मठों पर भी कब्जे की बातें कई स्टेट्स में हो रही हैं कि अब सरकार मंदिरों की आमदनी भी अपने हाथ में लेना चाहती है। अच्छा, अब ऐसे वक्त में जब इतनी तब्दीलियां बड़ी तेजी से होती नजर आ रही हैं, हम आप देख रहे हैं 2014 से अब तक क्या क्या कुछ हुआ, हमने सब कुछ देखा। अभी एक कैंपेन चल रही है कि ये 2024 का इलेक्शन ईवीएम से नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डेमो कराने की कोशिश की गई, और एक एक टेम्पो सा तो बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने सही सही जगह हाथ डाला है जो लोग ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इन्होंने एकदम सही जगह पे हाथ डाला है। ईवीएम मशीन देखिए दुनिया में किसी भी देश में नहीं चलती। कोई एकाध अपवाद हो तो उसके सिवा कहीं नहीं चलती।
बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने भी बीच में एक्सपेरिमेंट किए और फिर विड्रॉ करके वो बैलेट बॉक्स पे आ गए। तो ये जो कैंपेन चल रही है मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमको इसको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और ईवीएम मशीन के बदले बैलेट बॉक्स आ गया तो फिर कम से कम हमें बहुत एक आधार रहेगा कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो लोगों की सोच से मेल खाते हैं। क्योंकि अभी 3 राज्यों में आपने देखा कि लोगों के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक जगह आ रहे थे और रिजल्ट उसके उल्टा आए। तो जी। उससे ईवीएम मशीन पर हम शंका होना तो ज़रूरी है और कुछ जो वकील लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनको समर्थन भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। और मुझे मुझे याद है कि ये इलेक्शन जब ये मशीन के खिलाफ कैंपेन चली तो उसमें बहुत लोग साथ तो थे ही, लेकिन एक वाकया मुझे याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन हुई थी, ये एक पत्रकार के तौर पर मेरी बहरहाल तकरीबन 40 साल का तजुर्बा है। पहली बार ऐसा था जहां बहुत से गांव कस्बों के बाहर बोर्ड लगे हुए थे कि बीजेपी वालों का आना मना है। इतनी नफरत किसी एक पार्टी से खुल करके बयान की गई हो हमारे याद नहीं है, कम से कम इससे पहले। उसके बावजूद उन जगहों पर बीजेपी जीती, तो उससे तो बिल्कुल पूरा शक जो है वो पुख्ता हो जाता है कि जी, ईवीएम के जरिए ही वो जीती थी। अच्छा, अब मैं आपसे, जैसे भी हालात हैं, जो भी हालात हैं देश के, इसमें वापस धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का सम्मान, सबके बराबर हुकूक, इसके लिए आखिर लोग क्या कुछ करें? क्या करें, क्या ना करें? ये कुछ मशवरे के तौर पर आप बता दीजिए। जी। देखिए मेरा सोचना ये है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो समाज के आम तबके थे, गरीब तबके थे, शोषित तबके थे, वो सब साथ में आए और उसी में से आज़ादी का आंदोलन बना। और उन्हीं की ताकत, भले ही वो मज़दूरों के संगठन अलग थे, किसानों के संगठन अलग थे, आदिवासियों के अलग थे, महिलाओं के तो उस समय इतने संगठन नहीं थे। पर वो आज़ादी के आंदोलन में साथ-साथ आकर उनकी सिनर्जी, उनकी ताकत, उन्होंने एक-दूसरे को ऐड किया, जिससे वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ सके। आज भी वक़्त यही है कि समाज के ये तो लोग एक साथ आके कोई कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। समाज के वही लोग जिनको आज बहुत तकलीफ़ है, महँगाई की तकलीफ़ है, स्त्रियों पर अत्याचार होने वाली तकलीफ़ है और बेरोज़गारी की तकलीफ़ है। ये सब लोग एक जगह आने का मुझे तो एक ही रास्ता दिख रहा है कि उनके अपने-अपने पार्टियाँ हैं, सामाजिक संगठन हैं, एनजीओ है, पर उनका एनर्जी मिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसी प्रकार से किसानों का आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, इसमें अगर सब लोग जुड़े, तो निश्चित रूप से ये अपना इनका जो उद्देश्य है, एक लोकतांत्रिक समाज में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का, वो तभी पूरा हो सकता है। अलग-अलग रहकर आज आंदोलन आप करेंगे, तो आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएँगे, जो आज आज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज कामयाबी हासिल हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे हमारा अंग्रेज़ों की गुलामी का दौर था, वैसे ही एक दौर चल रहा है कि जब लोगों के अधिकारों की कोई बात सुनी नहीं जा रही, तानाशाही आ रही है, तो इस समय सभी लोगों को एक छतरी के नीचे लाना बहुत ज़रूरी है और मैं इन दोनों यात्राओं में उसी छतरी की उम्मीद कर रहा हूँ कि ये उस प्रकार की छतरी बनाएँ, जिसमें सभी लोग अपनी आवाज़ उठा सकें और एक-दूसरे को मज़बूती दे सकें। जी, आज जिस छतरी की आप बात कर रहे हैं, उस छतरी में सुराख करने का इंतजाम किया गया वेस्ट बंगाल की तरफ से। एक यूट्यूबर है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस हद तक कहा कि ममता बनर्जी ने जो अलग इलेक्शन लड़ने के लिए बात कही है, शायद उसकी स्क्रिप्ट अमित शाह लिख करके भेज रहे हैं, न मालूम उन्हें डरा दिया है, क्या क्या कर दिया गया है। तो ये पंजाब में और वेस्ट बंगाल में अगर इंडिया अलायंस के इतने अहम पार्टनर्स अलग-अलग इलेक्शन लड़े, तो ये तो फिर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर ये बिखरा तो फिर तो खतरे की घंटी बजेगी। पर मुझे लगता है अभी मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आज ही के दिन राहुल गांधी का बयान आया है कि वो बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए ममता दीदी के साथ ही बात करेंगे। अब उन्होंने तो ये बात की है। अभी चंडीगढ़ में भी मेयर का चुनाव था, तो आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये साथ में आए थे। तो मैं तो अभी ये उम्मीद देख रहा हूँ कि भई ये जो
टेम्पररी छोटी मोटी चीजें रुकावटें दिख रही हैं और किसी आधार पे वो अलग करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत घातक बात है। ये बहुत आत्महत्या करने के समान है, क्योंकि अगर 2024 में सब अलग अलग लड़ते हैं तो फिर आप विश्वास मानिए कि यही सरकार चलती रहेगी और इसी प्रकार की नीतियां और खराब तरीके से और आक्रामक तरीके से लगेंगी और डिक्टेटरशिप पहले से भी बढ़ जाएगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने अपना वक़्त दिया और बहुत ही अहम मुद्दे पर हमने इसीलिए बात की कि बहुत ही अजीब लगने लगा है, अखबार की रोज़ाना हेडिंग देखो, तो ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अलग-थलग होते जा रहे हैं। क्या कुछ होगा, इस देश के लिए सभी को चिंता करने की ज़रूरत है और सही हालात पड़ोस में एक-दूसरे को मोहब्बत से देखें, ना कि शक की नज़र से। इसके लिए हमें सभी को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।